हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैकियावेली का जन्म बेसिकली कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। कब? 1469 में। तो मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 को हुआ था। और उस समय जो फ्लोरेंस है पुनर्जागरण का केंद्र बना हुआ था। तो अरब से जितने भी विद्वान ज्ञानी लोग भाग भाग के आ रहे थे वो इटली में भी कहाँ? फ्लोरेंस के शहर में शरण ले रहे थे। तो उस समय जो फ्लोरेंस है वो पुनर्जागरण का केंद्र बना हुआ था। मैकियावेली को इतिहास में एक कुशल राजनयिक, एक कुशल डिप्लोमेट के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आउट ऑफ द कंट्री जाके बहुत सारे देशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है एज अ डिप्लोमेट, है ना। इसलिए इन्हें राजनयिक भी जाना जाता है, राजनयिक के रूप में भी जाना जाता है। फिर विद्वान तो रहे ही हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें, प्रिंस जैसी पुस्तकें लिखने का इनको श्रेय दिया जाता है। और नाटककार भी रहे हैं, ये नाटक भी इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं। और मैकियावेली की कब्र पर क्या लिखा हुआ है कि कोई भी शब्द इस महान व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है। तो मैकियावेली को सबसे ज्यादा पेट्रोटिएट या देशभक्त आदमी माना जाता है मैकियावेली को। मैकियावेली जो थिंकर्स हैं उनमें से सबसे देशभक्त थिंकर्स निकल कर सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इटली की दशा थी, है ना, इटली क्या था बेसिकली? इटली उस समय 5 प्रिंसिपैलिटीज में बटा हुआ था। जैसे मान लो कि जैसे मराठा साम्राज्य था तो उसके एक प्रकार से 5 हिस्से थे। इस प्रकार जो इटली था वो 5 प्रिंसिपैलिटीज में बटा हुआ था और पांचों प्रिंसिपैलिटीज में अपनी नहीं बनती थी, है ना। और ऐसा कहा जाता था कि इटली एक ऐसा घर था जो अपने खिलाफ ही एक प्रकार से या अपने ही खिलाफ युद्ध में है या खुद के खिलाफ युद्ध में है। इटली के जो 5 प्रिंसिपैलिटीज थी उनमें कोई सामंजस्य नहीं था, उनमें बनती नहीं थी। लेकिन फिर भी इसने एक विजन देखा इटली को एकीकृत करने का, और एक महान इटली जो एक गौरव गाथा है इटली की रही है उसको एक प्रकार से पुनर्जीवित करने का ये काम करता है। तो इसलिए उसकी कब्र पर क्या लिखा हुआ है कि इस महान व्यक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और मैकियावेली के चिंतन पर प्रभाव तो हम देख सकते हैं कि ये पुनर्जागरण का काल है। यहाँ पर नए नए विचार आ रहे थे। तो आगे चल के हम देखेंगे बहुत सारे थिंकर्स जिसे पुनर्जागरण का शिशु भी कहते हैं, पुनर्जागरण का शिशु कहते हैं, अपने युग का शिशु कहते हैं। तो पुनर्जागरण उस समय हो रहा था। यूरोप में नई नई खोजें हो रही थी, नए नए विचार आ रहे थे। और जो चर्च की जो बातें हैं अब लोग उसको, चर्च की जो सत्ता है उसको नकार रहे थे। और अब आगे चल के हम देखते हैं कि यहीं से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उभर कर आता है ना। तो 1648 में जो वेस्टफेलिया संधि हुई थी वहां से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट फाइनली उभर कर आता है। तो ये वही काल है, पुनर्जागरण का समय है। यूरोप में शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों का उदय हो रहा था। इसके साथ ही साथ इटली की दुर्दशा, तो वही बात है, इटली 5 प्रिंसिपैलिटीज में बटा हुआ था और जो पांचों प्रिंसिपैलिटीज हैं उनमें कोई सामंजस्य नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि ये मैकियावेली डिप्लोमेट के रूप में अपने फ्लोरेंस को, इटली के फ्लोरेंस को का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इसको मिस्टर निहिलो के नाम से पुकारा गया। मिस्टर निहिलो, इसका मतलब क्या था? मिस्टर जीरो। तो इसका मतलब था कि ये एक ऐसे देश से आता है या एक ऐसे प्रांत से आता है जिसका विश्व की राजनीति में, विश्व के मानचित्र में कोई विशेष महत्व नहीं है। जैसे मिस्टर निहिलो कह के पुकारा गया, इससे ये बहुत ज़्यादा एक प्रकार से शर्मिंदगी महसूस करता है और वहीं से ये ठान लेता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं इटली को नई राह दिखा सकूं। और धर्म सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी इस समय हमें देखने को मिल रही थी। अब चर्च की सत्ता को कहीं ना कहीं नकारा जा रहा था और मैकियावेली जैसे थिंकर एक प्रकार से चर्च को ही जो इटली की दुर्दशा है उसका कारण मानते हैं। तो चलिए, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली बेसिकली, मोर प्रिसाइजली, जो भारत में कौटिल्य रहे हैं ये उनकी श्रेणी के व्यक्ति हैं या उनकी विचारधारा के व्यक्ति हैं। ये रियलिस्ट थिंकर है। कौन? मैकियावेली रियलिस्ट थिंकर है। ये प्लेटो की तरह क्या होना चाहिए पर फोकस नहीं करता है, बल्कि क्या है पर फोकस ये करता है, क्या है पर फोकस करता है। बहुत चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट है कि जो मैकियावेली है वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन है, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है। तो अभी तक हम लोगों ने किसको किसको पढ़ा है? प्लेटो को पढ़ा है और अरिस्टोटल को पढ़ा है। तो इनकी जो तुलना है या इनकी जो गणना है प्लेटो और अरिस्टोटल की, ये ग्रीक थिंकर है या एक प्रकार से एंशियंट ग्रीक थिंकर है। लेकिन
जो मैकियावेली है या मैकियावेली के थॉट से हम लोग मॉडर्न इरा में प्रवेश कर जाते हैं, मॉडर्न इरा में जहाँ से नवजागरण का काल स्टार्ट होता है ना, तो हम उस इरा में पहुंच जाते हैं, इसलिए इसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। साथ ही साथ मैकियावेली ने अब जैसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन कहा जाएगा, तो क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये यथार्थवादी थिंकर था, रियलिस्ट था। आगे पिछले हमने देखा था प्लेटो अरिस्टोटल को, ये इनका ज़्यादातर जो फोकस होता था अच्छे है ना एक आइडल चीज़ पर हुआ करता था, ये आइडलिस्ट थिंकर थे है ना। हालांकि अरिस्टोटल में हमें प्रेगमेटिक थिंकर के गुण देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो तुलना है ये ना एक प्रकार से आइडियलिस्ट थिंकर में की जाती है। लेकिन यहाँ से हमें अब यथार्थवादी स्वरूप राजनीति का देखने को मिलेगा, और मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन को वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी स्वरूप यहाँ से ये प्रदान करता है, और क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर ये फोकस करता है। धर्म व नैतिकता का पृथक्करण ये कर देता है, तो यहाँ से अब धर्म और नैतिकता अलग अलग चीजें हो जाएंगी है ना, नैतिकता अलग अलग चीजें हो जाएंगी। हमने प्लेटो को पढ़ा था, हमने अरिस्टोटल को पढ़ा था, वो क्या बोलते हैं कि धर्म और नैतिकता साथ साथ चलना चाहिए, या उनका जो तात्पर्य यही था कि गुड पॉलिटिकल लाइफ के लिए जरूरी है कि हम इथिक्स के साथ पॉलिटिक्स करें है ना। फिर अब जो ये मध्यकालीन का समय था जहाँ पर चर्च पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, तो टू सेंटर ऑफ पावर हो गए थे। आप इस यहाँ यहीं पर देखते हैं कि दो तलवारों का सिद्धांत निकल के आता है। तो दो तलवारों का सिद्धांत वही था कि एक तलवार पोप के पास थी और दूसरी जो वहां पर संप्रभु हुआ करता था या जो राजा हुआ करता था। तो यहाँ से अब जो मैकियावेली है, इसने जो संप्रभु किसको बना दिया, राज्य को बना दिया, और एक प्रकार से राज्य के अधीन ही पोप को या धर्म को कर दिया। तो इसने धर्म और राज्य को, धर्म और नैतिकता को अलग कर दिया और संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना की। तो यही हम देखते हैं कि 1648 में एक प्रकार से वेस्टफेलिया की संधि होती है, जहां से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उभर कर आता है। मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप से राजतंत्रात्मक, तो इसका जो आइडल या सैद्धांतिक रूप से ये किसकी बात करता है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का ये समर्थन करता है। तो ये याद रखिए, ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक प्रकार से आइडल मानता है या उसको व्यवहारिक मानता है, अच्छा मानता है। लेकिन अब चूंकि एक प्रकार से इसमें सैद्धांतिक रूप से ये बेसिकली गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को मानता है, या जिसको जो आइडल स्टेट क्या है, रिपब्लिक है इसका आइडल स्टेट। लेकिन चूंकि जो समय है वो उसके अनुकूल नहीं है, हमें निरंकुश राजा की जरूरत है, तो इसलिए ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करता है। तो ये एक जगह कहता भी है कि जहाँ जो व्यक्ति हैं, यहाँ के लोग सद्गुणी हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं, वहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जहाँ लोग कुटिल हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है मैकियावेली ने मध्ययुगीन धारणाओं का विरोध किया है। मध्ययुगीन धारणाओं का मतलब वही कि दो तलवार होगी, फिर जो तार्किकता है या एक प्रकार से है ना क्या होना चाहिए पर फोकस था, उसको इसने हटाया है। और पोप जो प्रभुत्व था और सामंतवाद का जो प्रभुत्व था, कहीं ना कहीं सामंतवाद में भी क्या होता था, सामंतवाद एक पैरेलल सेंटर ऑफ पावर क्रिएट कर देता था, उसको भी इसने नकारा है। तो पोप की सत्ता और सामंतवाद दोनों को इसने नकारा है, जो मध्ययुगीन धारणाएं थी। मैकियावेली संप्रभुता की धारणा का परोक्ष प्रतिपादक है, परोक्ष यानी इनडायरेक्टली है ना। अभी भी डायरेक्टली ये चीजों को उतना एक्सप्लेन नहीं करता है। हालांकि जब ये धर्म को राज्य से, धर्म और राज्य को अलग कर देता है, धर्म और नैतिकता को अलग कर देता है, तो ये हम देखते हैं कहीं ना कहीं संप्रभुता का चीजें आती हैं। लेकिन अभी हॉब्स का आना बाकी है, अभी वेस्टफेलिया की 1648 में ट्रीटी होना बाकी है, जहाँ से हमें संप्रभुता का कॉन्सेप्ट मिलेगा। आगे चल के हम एक थिंकर और पढ़ेंगे, बोदिन को पढ़ेंगे, या बोदा जिसे कहा जाता है। उसने भी संप्रभुता के बारे में काम किया है, और संप्रभुता में बेसिकली वो क्या कहता है कि जो राज्य है वो पूर्ण संप्रभु होगा है ना, अपने स्फीयर में जो राज्य के मैटर होंगे उसमें राज्य संप्रभु होगा। लेकिन अगर पोप के मैटर पे राज्य एक प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो पोप अपने मैटर में संप्रभु होगा और राज्य अपने मैटर पे संप्रभु होगा। तो यहाँ से हमें एक प्रकार से संप्रभुता के और अच्छे या और कंक्रीट विचार देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम हाउस में पहुंचते हैं तब वो पूरी तरह से धर्म सत्ता को राज सत्ता के अधीन कर देता है, तो वो एक वास्तविक प्रतिपादक है। लेकिन परोक्ष रूप से हमें इसके विचार यहाँ पर, इनडायरेक्टली इसके विचार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैकियावेली को राजनीतिक
तक तो माना जाता है, यानी पॉलिटिकल थिंकर तो इन्हें माना जाता है, लेकिन राजनीतिक राजनीतिक दार्शनिक नहीं माना जाता है, जैसा कि एक प्रकार से प्लेटो और अरिस्टोटल को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके चिंतन में ज्ञान मीमांसात्मक जो तत्व है ना, मेटाफिजिकल जो चीजें हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं, इन द सेंस कि इसमें कोई सत्य की खोज नहीं है, अल्टीमेट सार्वभौमिक सत्य की खोज नहीं है। ये यही लोग की ही बात करता है, ये बर्ड ऑफ आइडिया या अन्यत्र चीजों की बात नहीं करता है। ये प्रैग्मेटिक एक प्रकार से थिंकर है, या एक प्रकार से ये क्या है पर फोकस करता है, और ये मेटाफिजिकल चीजों पर बात नहीं करता है, एक सार्वभौमिक सत्य की बात नहीं करता है, सार्वभौमिक ज्ञान की बात ये नहीं करता है। ये बात है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है, क्योंकि उसने नैतिकता व धर्म को लौकिक व आध्यात्मिक क्षेत्र को पृथक कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। तो इसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने नैतिकता और धर्म को अलग कर दिया, यानी इथिक्स और रिलीजन अलग अलग चीजें हैं। फिर लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्र को पृथक कर दिया ना, लौकिक और यानी इहलोक और परलोक वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी वही पोप की सत्ता और राजा की सत्ता, दोनों को अलग अलग ये कर देता है। इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर स्टेट की यहाँ पर ये नींव डालता है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैकियावेली इटली को राष्ट्र राज्य बनाना चाहता था, राष्ट्र राज्य बनाना चाहता था। क्यों बनाना चाहता था? क्यों? क्योंकि इटली अभी तक क्या है, 5 प्रिंसिपालिटीज में बटा हुआ था और एक प्रकार से संगठित नहीं था। और यहाँ तक आते आते हम देखते हैं कि फ्रांस, इंग्लैंड जैसे जो देश थे वो कहीं ना कहीं नेशन स्टेट बन चुके थे, इवन जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो ये अपनी जो देश की दशा है उससे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अचंभित था, या उसको बदलना चाहता था कुल मिला के। तो मैकियावेली इटली को एक प्रकार से नेशन स्टेट बनाना चाहता था। धर्म व पॉप की सत्ता, धर्म या पोप की सत्ता उसके मार्ग का रोड़ा थी। तो अगर राष्ट्र राज्य बनना है, राष्ट्र राज्य बेसिकली क्या, या नेशन स्टेट क्या? तो नेशन क्या होता है, जहाँ पर एक धर्म, भाषा है ना, या एक ही एक प्रकार से संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उसे नेशन कहा जाता है। तो जैसे फ्रेंच एक ही भाषा तो को मानने वाले लोग ना, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक जोग्राफिकल एरिया में कंसंट्रेट हो गए तो फ्रेंच राष्ट्र राज्य बन गया। ऐसे ही जर्मनी, ऐसे ही इंग्लैंड बन गया। तो इटालियन पीपल जो थे वो इटालियन स्पीकिंग पीपल एक राष्ट्र राज्य या एक ही जगह पर कंसंट्रेट हो जाएं, वो ये चाहता था। लेकिन उसके मार्ग में धर्म व पोप की सत्ता कहीं ना कहीं उसका मार्ग के रोड़ा थी। अब एक जगह उनको संगठित करना है तो कोई ना कोई एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए जो उनको उनपे ऊपर उनको समझाए, या एक प्रकार से उन पर राज करे, या उनको जो पांचों प्रिंसिपालिटीज थी उनको एकत्रित करने का काम करे। जैसे कि जर्मनी जब एकीकरण हुआ तो बिस्मार्क ने वो काम किया है ना, कहीं ना कहीं जो फ्रेंच का एकीकरण हुआ उसमें नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे कहीं ना कहीं एक ऐसी सर्वसत्ताशाली शासक की व्यवस्था थी, मतलब जरूरत थी जो इटली को कहीं ना कहीं राष्ट्र राज्य बना सके। लेकिन इसके मार्ग में धर्म और पोप बाधा उत्पन्न कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल सेंटर ऑफ पावर चला रहे थे। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई एक व्यक्ति आए और चारों सभी को मिला ले। क्यों? क्योंकि अगर 5 प्रिंसिपैलिटीज हैं तो वो चेक एंड बैलेंस का काम किया करते थे, है ना। दो को खिलाफ करके, है ना, 3 को अपने साथ लेके 2 के खिलाफ कर दिया, तो दूसरे के साथ 2 को कमजोर कर दिया। तो ऐसा ये गेम खेला करती थी पोप की जो सत्ता है ना। तो वो कभी नहीं चाहेगी कि कोई एक संप्रभु बने। तो इसके मार्ग में धर्म और पोप कहीं ना कहीं मार्ग में बाधा थे। इसलिए वह इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए चर्च को जिम्मेदार मानता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को पहली चीज तो धर्म और पैरेलल सेंटर ऑफ पावर क्रिएट किए हुए हैं, और लोगों को अब क्योंकि जो चर्च है ना वेटिकन सिटी में थी, तो जो चर्च करती थी लोग भी उसी को फॉलो करते थे। तो चूंकि चर्च उस समय भ्रष्टाचारी थी, उस समय भ्रष्ट लोग थे उसमें, है ना, भौतिक सुख सुविधा के, है ना, एक प्रकार से उसमें थे, भ्रष्टाचारी लोग थे। तो वही लोग देखते थे और लोग भी, उनका भी चरित्र कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी दुराचारी होता जा रहा था। तो इस चक्कर में वो चर्च को बहुत ज्यादा जिम्मेदार मानता है राष्ट्र राज्य के एकीकरण में, इटली के राष्ट्र राज्य बनने के क्रम में। जो हेगल है, हेगल ये मैकियावेली को मैन ऑफ जीनियस कहता है। तो हेगल मैकियावेली को मैन ऑफ जीनियस कहता है। फिर मैकियावेली कौटिल्य की तरह ही यथार्थवादी, वही रियलिस्ट थिंकर है ना, क्या होना चाहिए पर, और व्यवहारवादी था। ये नहीं सोचता था कि आइडल स्टेट क्या होगा, नहीं, अभी जो वर्तमान में संभव है उसकी बात तो करो, इसकी बात करता था। रियलिस्ट थिंकर था, रिजॉ ऑफ द स्टेट की बात किया करता, रिजॉ द थॉट, है ना,
ये यथार्थवादी थिंकर था बेसिकली। अतः उसके विचार शासन कला स्टेट क्राफ्ट पर थे, है ना, स्टेट क्राफ्ट की ये बातें करता है। ऐसे ही जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो भी स्टेट क्राफ्ट पर लिखी गई एक पुस्तक है ना। तो ये राज्य की उत्पत्ति, उसके आदर्श राज्य, इन सब की फालतू की चीजों के पछड़े में वो पड़ता ही नहीं है। वो स्टेट क्राफ्ट, शासन संचालन कैसे किया जाएगा, वो उसकी बात करता था। एक शासक की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी और एक शासक किन किन परिस्थितियों में कौन कौन से निर्णय लेगा, ये उसकी बात किया करता था। ये राज्य कैसे हुआ, कैसे, है ना, कहाँ आया, कहाँ गया, आदर्श राज्य कैसा होगा, ये उन पचड़ों में पड़ता नहीं था। तो गांधी के विपरीत मैकियावेली का मानना था कि साध्य ही साधनों का औचित्य सिद्ध करते हैं, यानी एंड जस्टिफाइज द मीन्स। तो ये एक डिबेट है गांधी और मैकियावेली या कौटिल्य जैसे थिंकरों के बीच में। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। तो अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, गांधी का कथन है कि इफ यू वांट टू अटेन गॉड, योर वर्क्स या योर डीड्स कैन नॉट बी ऑफ शैतान। तो अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपके काम शैतान जैसे नहीं हो सकते हैं, यानी कि आपको साध्य भी वही लेना पड़ेगा और साधन भी आपको वही लेना पड़ेगा। तो अगर साध्य क्या है, भारत की आजादी, तो आप हिंसा से नहीं अहिंसा से लेंगे। लेकिन मैकियावेली क्या कहता है कि अगर हम साध्य अचीव करने में सफल रहे, अगर भारत की आज़ादी हम अचीव कर रहे हैं, तो मायने नहीं रखता कि हम लड़के ले रहे हैं, किसी का हाथ काट के ले रहे हैं, क्या करके ले रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है, भारत की आज़ादी मायने रखती है। फिर गांधी कहते हैं नहीं, भारत की आज़ादी मायने रखती है, लेकिन उसके साथ साथ साधन भी मायने रखते हैं। हम अहिंसा का मार्ग चुनेंगे, हिंसा का मार्ग नहीं चुनेंगे। ये अंतर है मैकियावेली और गांधी जैसे विचारकों में। मैकियावेली अगर मैकियावेली के संदर्भ में देखा जाए तो अमेरिका का जापान पर बम फेंकना, परमाणु बम फेंकना हिरोशिमा और नागासाकी में जायज है, लेकिन गांधी उसे घृणित कार्य बताएंगे। बात यह है। तो एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति अपनाओ, आप राज्य का जो नेशनल इंटरेस्ट है, अगर उसको आप प्रोटेक्ट करने में सफल रहे, तो वो एक प्रकार से जो साध्य ही आपके साधनों का औचित्य सिद्ध कर देंगे, जनता आपकी वाहवाही करेगी और अल्टीमेटली आपको अपने राज्य के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ही करना पड़ेगा। इसके बारे में तो और भी पढ़ेंगे, नेशनल इंटरेस्ट वगैरह के बारे में इंटरनेशनल रिलेशन में। खैर, तो ये एक डिबेट है जो आप लोग समझना चाहिए, या खैर समझते भी होंगे, लेकिन ठीक है, यहाँ भी समझा दिया। तो मैकियावेली ने सकारात्मक कानून सिद्धांत, पॉजिटिव लॉ ट्रेडिशन की बात की है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, सकारात्मक पॉजिटिव लॉज क्या होते हैं, पॉजिटिव लॉ, तो अगर कोई भी जो कानून है राज्य द्वारा निर्मित है, राज्य द्वारा जो निर्मित कानून है, उन्हें पॉजिटिव लॉ कहा जाता है। नेचुरल लॉ क्या है, जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं। पॉजिटिव लॉ क्या है, हमें राज्य से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो यही बात है, पॉजिटिव लॉ, राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को पॉजिटिव लॉ कहते हैं। और मैकियावेली पॉजिटिव लॉ कानून सिद्धांत की स्थापना की बात करता है, साथ ही दैवी कानून सिद्धांत व प्राकृतिक कानून सिद्धांत का ये खंडन करता है। तो ये दैवी कानून सिद्धांत और प्राकृतिक कानून सिद्धांत का ये खंडन करता है। अब चूंकि पोप की सत्ता को अगर नकारना है, आपको दैवी कानून सिद्धांत की अवहेलना करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको एक, है ना, राष्ट्र राज्य बनाना है, इटली को सशक्त राष्ट्र बनाना है, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक कानून जैसी चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं बैक बर्नर पर रखना पड़ेगा। मैकियावेली की राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में इतनी भयावह स्थिति थी, शेक्सपियर ने उसे हत्यारा मैकियावेली, मर्डरस मैकियावेली, खोसट मैकियावेली, डैम्ड मैकियावेली जैसे शब्दों से इसकी चर्चा की है। और इसका जो शेक्सपियर था, उसका नाटक था, उसमें जो एक विलन था, उसका नाम ओल्ड निक था। ओल्ड निक बेसिकली, ये निक जो मैकियावेली था उसका बचपन का नाम था। तो इसने अपने नाटक में जो विलन था उसका नाम भी इसके मैकियावेली के नाम पे रखा था। तो ये एक प्रकार से उसको मड्रस मैकियावेली, खोसट, है ना, एक प्रकार से ऐसी बातें करता है और कहता है कि कहीं ना कहीं ये अनैतिकता, हिंसा जैसी चीज़ों का ये पुजारी है। और ये, है ना, मतलब वही बात है कि ये साधन के लिए कहीं किसी भी हद तक गिर जाएगा। ये बम भी, न्यूक्लियर बम भी पटक देगा। कुल मिला के बात की है। फिर धर्म व नैतिकता संबंधी विचारों का लियो स्ट्रॉस ने इसे बुराई का शिक्षक कहा, धर्म व नैतिकता। तो बेसिकली एक और डिबेट है साथ ही साथ, जैसे गांधी जी क्या कहते हैं
कि हमें, है ना, धर्म के बिना जो राजनीति है वो राजनीति नहीं है। धर्म तो राजनीति में धर्म होना चाहिए। गांधी जैसे विचारकों का ये मानना है कि एथिक्स विदाउट पॉलिटिक्स इज नॉट पॉलिटिक्स, है ना। तो एथिक्स में पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो ये धर्म रिलीजन वाला धर्म नहीं है, ये धर्म है नैतिकता वाला धर्म, नैतिकता वाला धर्म, ये इथिक्स वाला धर्म है। तो इथिक्स प्लस पॉलिटिक्स हमेशा होनी चाहिए। इथिक्स होगा तभी हम पॉलिटिक्स में करप्शन जैसी चीजों से बच जाएंगे। तो इथिक्स पॉलिटिक्स में जरूरी है ना। लेकिन इसने धर्म और नैतिकता को अलग कर दिया। इस कारण इसे बुराई का शिक्षक कहा जाता है कि आप तो अपने औचित्य को सिद्ध करने के लिए, या एक जगह मैकियावेली ये कहता है कि जो पॉलिटिक्स है ये स्ट्रगल फॉर पावर है। जब स्ट्रगल फॉर पावर है तो उसके स्ट्रगल को जीतने के लिए आप तो किसी भी हद तक जाएंगे। तो बात ये है। उस पर लगे आरोपों का उत्तर देते हुए मैकियावेली कहता है कि कोई पुस्तक पढ़कर अनैतिक बन गया ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तो कोई पुस्तक पढ़ के अनैतिक बन गया हो ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली ये जो इस पर आरोप लगे हैं उनका उत्तर देता है। मैकियावेली के प्रशंसक भी हैं। तो स्पिनोजा ने उसे प्रिंस का पर्दाफाश करने के कारण जनता का मित्र कहा। प्रिंस का उसने पर्दाफाश किया इसलिए कारण उसे जनता का मित्र कहा। मोंटेस्क्यू ने उसे लिबी के कारण आज़ादी का प्रेमी, रूसो ने उसे गणतंत्रवादी, चूंकि इसका जो गणतंत्रवादी या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आइडल है, आइडल फॉर्म है जहां पर लोग सद्गुणी होंगे वहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी, इसलिए इसे रूसो ने गणतंत्रवादी व अच्छा नागरिक कहा। तो मैकियावेली के प्रशंसक भी बहुत सारे हैं। मैकियावेली को राजनीति का गैलीलियो कहा जाता है। तो गैलीलियो बेसिकली हम देखते हैं कि जो थिंकर्स हैं उसमें गैलीलियो, सॉरी जो विद्वान हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उसमें गैलीलियो है। फिर उसके बाद न्यूटन, फिर आइंस्टाइन जैसे थिंकर, जैसे साइंटिस्ट आते हैं। तो गैलीलियो बहुत शुरुआती दौर का एक प्रकार से साइंटिस्ट था जिसने बेसिक चीज़ों पर चर्चा की थी। कोई कंक्रीट चीज़ें ये देके नहीं गया था। आगे चल के इसको रिफाइन किसने किया था? न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे थिंकरों ने इसकी बातों को रिफाइन किया था। तो ऐसे ही मैकियावेली को राजनीति का गैलीलियो कहा जाता है। तो इसकी बातों को आगे चल के हॉब्स जैसे थिंकर्स रिफाइन करेंगे, है ना। तो ये बात है। फिर है ग्राम्सी ने नैतिकता से राजनीति को अलग करने के कारण मैकियावेली की प्रशंसा की है। तो ग्राम्सी ने इसकी प्रशंसा की है नैतिकता को राजनीति से अलग करने के कारण। और अपनी कृति द मॉडर्न प्रिंस पुस्तक में बताया कि आधुनिक युग में नया प्रिंस व्यक्ति नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी होगी। तो आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में जो आधुनिक प्रिंस होगा, मॉडर्न प्रिंस कौन होगा? वो कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी होगी। कौन सी? कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी ये आधुनिक प्रिंस का काम करेगी। ऐसा कौन बोलता है? ग्राम्सी बोलता है अपनी पुस्तक। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्रोचे ने कार्ल मार्क्स को सर्वहारा का मैकियावेली कहा। क्रोचे एक थिंकर है, उसने कार्ल मार्क्स को सर्वहारा का मैकियावेली कहा। मैकियावेली ने ही सबसे पहले विवर्धन का सिद्धांत दिया है। विवर्धन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ एग्रेडाइजमेंट का प्रतिपादन किया है। इसका मतलब ये है कि जो राज्य होता है वो एक ना पानी की तरह होता है ना। तो एक पानी की तरह चलता, जो है ना, जैसे नदी का फ्लो वाला पानी होता है उस तरह होता है। तो अगर राज्य विस्तार नहीं करेगा, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर राज्य विस्तार नहीं करेगा तो राज्य खत्म हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि राज्य अपनी सीमाओं में लगातार वृद्धि करता रहे। इससे क्या होगा कि जैसे युद्ध वगैरह होता है तो लोगों के अंदर एक फ्रेशनेस आ जाती है, लोग एकजुट हो जाते हैं। और जैसे ही, है ना, युद्ध वगैरह नहीं होते हैं तो क्या होता है कि आदमी के अंदर शिथिलता आ जाती है, लोग देश प्रेम वगैरह गायब हो जाता है। तो ये बात करता है कि अगर ऐसे आगे चल के इसका उपयोग हिटलर जैसे लोगों ने किया है, लेबेनसराम उनकी पॉलिसी रही है हिटलर की, कि जो जर्मन देश है उसे उसके रहने के लिए पूरे विश्व कम पड़ेगा, इसलिए उसे विस्तार तो करना ही पड़ेगा। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि राज्य अगर विस्तार नहीं करेगा तो वो कहीं ना कहीं वो डिग्रेड हो जाएगा, डिके हो जाएगा उसका। इसलिए ये विभाजन का सिद्धांत देता है। और इसने आधुनिक राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति राजनीति है उसका आधार, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है? स्ट्रगल फॉर पावर है ना। तो इसीलिए ये यहाँ से ये चीजें निकल कर आती हैं। मैकियावेली ने शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स की नींव डाली है। पावर पॉलिटिक्स की नींव रखी है। उसके अनुसार राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष, पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर।
पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। मैकियावेली के भौतिक हितों में विश्वास ने हीगल और मार्क्स को प्रभावित किया। जो भौतिक हित हैं जो है इसी वर्ड में है, इसकी जो बात ये करता है मैकियावेली, उसको उससे हीगल भी प्रभावित है और मार्क्स भी प्रभावित है। फिर जो हमें कहा था कि जो एक प्रकार से हेगल है उसको उसके बैकग्राउंड में पुनर्जागरण की चीजें चल रही थी, तो इसको जो मैकियावेली है उसको प्रभावित करने में पुनर्जागरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम लोग पुनर्जागरण को जान लेते हैं कि आखिर ये क्या था। तो 15वीं शताब्दी में इटली में जो सांस्कृतिक, इटली तो ठीक है, इसको आप पूरा यूरोप कह सकते हो, क्योंकि इटली बस में नहीं, पूरे यूरोप में ये परिवर्तन हुआ था। तो चलिए खैर, तो 15वीं शताब्दी में इटली में जो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए उन्हें रेनेसा कहा जाता है, जो 16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में फैल गए। तो 15वीं शताब्दी में इटली में जो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए उन्हें रेनेसा हम कह सकते हैं, नवजागरण कह सकते हैं, इनलाइटनमेंट कह सकते हैं, जो कि 16वीं शताब्दी आते आते पूरे यूरोप में फैल गए। सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन भी हुआ, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हुआ। राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ? पोप की सत्ता को नकार दिया गया और एक प्रकार से राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है। समाज में भी जो बहुत सारे असमानताएं थी उनको खत्म किया गया। आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन किए गए। रेनेसां बहुत सारे है ना, यहीं पर लियोनार्डो दा विंची जैसे जो आर्टिस्ट है निकल कर सामने आते हैं। तो ये है काल, ये रहा। और इनलाइटनमेंट के बारे में तो आपने खैर पढ़ा भी होगा, लेकिन ठीक है, इसको एक बार और चीज समझ लेते हैं। रेनेसां आधुनिक युग का आगमन था, मॉडर्न एज था। तो बेसिकली जो ग्रीक थिंकिंग थी वो मॉडर्न थी, या एक प्रकार से प्रगतिवादी थी। लेकिन जैसे ही मध्यकाल का समय आया तो कहीं ना कहीं चीजें थम सी गईं और पोप की सत्ता या धर्म लोगों के दिमाग में ज्यादा हावी हो गया। तो जो फ्रेशनेस है, इनोवेशन है, वो सब गायब हो गया। तो ये जो इनोवेशन है, फ्रेशनेस है, ये कहाँ से आई? रेनेसां या आधुनिक काल में आई, है ना, मध्यकाल की समाप्ति के बाद, जिसमें मध्यकालीन अंधकार युग में प्रचलित धार्मिक रूढ़ियों, अतार्किकता, भाग्यवाद की बजाय मानववाद, विज्ञान व तर्क को अपनाया गया। तो अब आधुनिक काल में भाग्यवाद नहीं ना, बल्कि कर्मवाद को अपनाया गया। तो अब मानववाद मानव सेंटर पे आ गया, मानव सेंटर पे आ गया, विज्ञान सेंटर पे आ गया, तर्क की बातें होने लगी। अब पोप जैसे मान लो कह दे कि दुनिया फ्लैट है, पृथ्वी फ्लैट है, तो अब लोग मानने वाले नहीं थे। गैलीलियो जैसे थिंकर हैं वो देख रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, या है ना एक प्रकार से जियोइड के आकार की है, ये सब वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तर्क की बातें हो जाती हैं। जो तर्क कहाँ छोड़ आए थे, ग्रीक या एंशिएंट ग्रीक में हम लोग छोड़ आए थे, वो तर्क अब फिर से जीवित होता है नए फॉर्म में और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। इसी रेनेसां ने राष्ट्र राज्य, औद्योगिकरण, पूंजीवाद, शहरीकरण व धर्मनिरपेक्षता की नींव डाली है। इसी रेनेसां ने राष्ट्र राज्य, औद्योगिकरण, पूंजीवाद, शहरीकरण व धर्मनिरपेक्षता की नींव डाली है। लास्की एक थिंकर है, क्या कहता है कि संपूर्ण रेनेसां मैकियावेली में है। लास्की क्या कहता है? संपूर्ण रेनेसां मैकियावेली में है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे जो चीजें हैं उस पर अपने विचार दिए हैं। सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो परिवर्तन हुए थे उन पर बातें मैकियावेली ने की है। इसलिए लास्की क्या कहता है कि संपूर्ण रेनेसां मैकियावेली में। डनिंग क्या कहता है कि यह फ्लोरेंस बासी अपने युग का शिशु था। तो कोई भी थिंकर अपने युग का शिशु ही होता है। ज्यादातर कोई भी जो थिंकर्स होता है वो अपने युग का शिशु ही होता है। जैसे प्लेटो ने जो चीजें लिखी, कहीं ना कहीं उसके समय में जो चीजें हो रही थी उसको ही उसने अपनी आधार बना के अपनी फिलॉसफी दी, है ना। ऐसे ही जो एक प्रकार से है ना मैकियावेली है, आगे चल के हॉब्स है, आगे चल के लॉक है, इन्होंने अपनी जो इनकी परिस्थिति रही है उनके, है ना, तो वो उसी से पले बढ़े हैं और उसी को आधार बनाकर इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी है। तो यह फ्लोरेंस बासी अपने युग का शिशु है। तो हर जो थिंकर होता है कहीं ना कहीं अपने युग का शिशु ही होता है। ठीक है। सेवाइन इसे युग परिवर्तन का शिशु कहता है। सेवाइन क्या कहता है? इसे युग परिवर्तन का शिशु कहता है। W.T. जोन्स मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था, ऐसा बोलते हैं। मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था, ऐसा बोलते हैं। फिर H.G. वेल्स ने 1910 में एक उपन्यास लिखा, न्यू मैकियावेली। H.G. वेल्स ने 1910 में एक उपन्यास लिखा, न्यू मैकियावेली। अब इसमें चलते चलते मैकियावेली की अध्ययन पद्धतियां देख लेते हैं। इसकी अध्ययन पद्धतियों में ऐतिहासिक पद्धति महत्वपूर्ण है, यानी ये इसकी जो अध्ययन पद्धति है हिस्टोरिकल है, यानी कि हिस्ट्री से उदाहरण ला के अपनी जो बातें हैं उनको सिद्ध करने का प्रयास करता है।
अनुभवमूलक है, ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये डिप्लोमेट रह चुका था बहुत सारे देशों में, तो इसने जो डे टू डे पॉलिटिक्स में जो एक प्रकार से चीज़ें होती हैं उसको इसने बहुत करीब से देखा था, तो इसकी जो अध्ययन पद्धति है वो अनुभवमूलक भी है, निरीक्षात्मक व अवलोकनात्मक भी है, इसने चीज़ों का अवलोकन भी किया है, इसलिए इसकी जो पद्धति है निरीक्षात्मक है और अवलोकनात्मक तो है। इसकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है इसकी जो वर्क्स हैं इसके, प्रिंस है जो कि 1532 में आया था, और इसमें मॉडर्न प्रिंस कौन होगा ग्रामसी के अनुसार? पॉलिटिकल पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी मॉडर्न प्रिंस होगी। डिस्कोर्सेज ऑन लिबी ये 1531 में बुक आती है, डिस्कोर्सेज ऑन लिबी। और द आर्ट ऑफ बार ये भी एक उसकी पुस्तक है, 1534 में आई थिंक ये आई थी, तो आर्ट ऑफ बार ये उसकी कुछ पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ से होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट से हम लोग द प्रिंस और डिस्कोर्सेस के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और आप लोग अपने डाउट्स वगैरह जो हो तो उनको लिखते रहिएगा, तो जो एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा है ना हफ्ते में एक बार, तो उसमें आप पहुंच भी सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।